Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग विश्वास टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। आज के टेस्ट का टॉपिक क्या होगा? टुडेज टॉपिक इज सेट्स थ्योरी, और यहां पर हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जिनमें 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। मोर ओवर केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी होगा। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि हम आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन स्टार्ट करें, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1। क्या बोला हुआ है? इफ a इज इक्वल टू अ सेट इज गिवन देन अ सेट b इज गिवन। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन a निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो b इंटरसेक्शन a, दोनों सेट्स में एक तो 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, ध्यान से देखो, देन 7 कॉमन है, फिर 10 ये भी कॉमन है। B इंटरसेक्शन A का मतलब सेट B एज इट इज हो चुका है, ध्यान से देख लो। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको A माइनस B इंटरसेक्शन A इसे फाइंड करना है। ओके, अब सुनना ध्यान से, जब भी आप x माइनस वाई लिखते हो इसका मतलब क्या होता है, समझाने के लिए अलग से बता रहा हूं। x माइनस वाई का मीनिंग क्या होता है? इस समय आप x के वो एलिमेंट लिखते हो जो कि y में प्रेजेंट नहीं है। दोज एलिमेंट्स ऑफ x वी आर गोइंग टू राइट विच आर नॉट प्रेजेंट इन y। यहां लौटो, सेट A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि B इंटरसेक्शन A में प्रेजेंट नहीं है। समझ गए? तो स्टार्ट करिए। 4, 9, 11 सिर्फ ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि B इंटरसेक्शन A में प्रेजेंट नहीं है और A में प्रेजेंट हैं। गॉट इट? ठीक है, अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रखी है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। A माइनस B यूनियन B माइनस A। अगर आप चाहें तो अलग से सबसे पहले a माइनस बी निकालो, फिर b माइनस ए निकालो, फिर उनका यूनियन ले लो। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी सेट्स आपके पास गिवन है उनके सारे एलिमेंट्स मिक्स करके एक ही जगह पे रख दो। समझ गए? तो फिलहाल a माइनस बी या b माइनस ए मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, डायरेक्टली यहीं पर कर लेंगे। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? सेट a के वो एलिमेंट जो कि b में प्रेजेंट नहीं है। तो सेट a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है यानी 4। ठीक है, इसके बाद 9, फिर इसके बाद 11। ध्यान से देखो, a माइनस बी का मतलब यह हुआ a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लिख चुके हैं। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए b माइनस ए। तो b के वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं है, b के वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं है। b के सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट हैं, तो b माइनस ए जब आप लिखने चलोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। इसे आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हो। किसे? इसकी बात कर रहा हूं, ये जो खाली ब्रैकेट है ना, इसे आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हो क्योंकि ये नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम किसी भी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो हमें सेम सेट वापस मिल जाता है, यानी 4, 9, 11 एज इट इज। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चीजें पूछ रखी थी, दोनों का आंसर आपके सामने है, आंसर भी सेम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है। क्या पूछा है बच्चों? ध्यान से देखिए, सेट A1 है, सेट A2 है, सेट A3 है एंड सेट A4 है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू भी निकालनी है। क्या बोलते हैं इन्हें? सोचो, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, एक्सटेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? k की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक है, दैट मीन्स k की सबसे पहले वैल्यू 2 आएगी, फिर 3 आएगी,
और ये 4 तक जाएगा मैक्सिमम, k की वैल्यू 4 तक जा रही है, ध्यान से देखिए। और क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ यूनियन है तो इनके बीच में यूनियन लगेगा। जब हम सेट्स का यूनियन लेते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों, सभी सेट्स जिनका यूनियन आप ले रहे हो उनके एलिमेंट्स को उठा के एक ही जगह पे डाल दो। तो सेट A2, सेट A3 एंड सेट A4, सबके एलिमेंट्स को एक ही जगह पे हमको डालना है। तो यहां से आप 2 को लीजिए, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, देन वी हैव 5 एज वेल, फिर 6 भी है, ध्यान से देखो ये रहा 6, देन वी हैव 7 ऑल्सो, 8 भी है, 9 भी है, ठीक है। और इसके अलावा और तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसकी बारी एक्सटेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसमें k की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है बच्चों। तो k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, देन 3, देन 4, और फिर इन सभी सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। तो ये रहे सारे सेट्स, इनमें क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है ध्यान से देख लो। तो 1 तो और कहीं प्रेजेंट नहीं है, 2 सिर्फ इसमें है और इसमें है, बाकी इनमें नहीं है, ठीक है। 3 चारों सेट्स में है, 4 भी चारों सेट्स में है, दैट मीन्स यहां पर हम 3 लिखेंगे एंड 4 लिखेंगे। इसके अलावा और कुछ कॉमन जो कि चारों सेट्स में दिखे नहीं है, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि चारों सेट्स में हो। आपको इन चारों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना था। एक्सटेंशन ऑफ इंटरसेक्शन वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। एक्सटेंशन ऑफ यूनियन वाला कंसेप्ट भी है इस क्वेश्चन में, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रहा एक्सटेंशन ऑफ यूनियन वाला, एक्सटेंशन ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन पूरा आपके सामने सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, दिस इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स। राइट दिस इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर यहां पर ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों, x such that x belongs to real number where x is as per this inequality, यानी x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी बट -1/√3 से बड़ी होगी। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया गिवन इंटरवल का। अब इसको देखते हैं, इसको हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। x की वैल्यू -2 से लेकर पाई तक जा रही है और इनके इक्वल भी है, यानी यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है बच्चों, सेट U दे रखा है, सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है, आपको A - B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग A - B निकालेंगे, यानी सेट A के वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट नहीं है उन्हें यहां पर लिखेंगे। सेट A का एलिमेंट 1 B में नहीं है तो लिखो, 2 दोनों में है, 5 B में नहीं है तो लिख लेंगे, 6 भी B में नहीं है तो लिखेंगे, 7 ये भी B में नहीं है तो इसे भी लिखेंगे। समझ गए, A - B की वैल्यू आ चुकी है, यानी A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है उन्हें हम लिख चुके हैं। डन। अब आपको क्या करना है, आपको A - B का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। देखो इस चीज को ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं यहां पर ऐसे ही लिख लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, A - B आपने अभी अभी निकाला है, तो यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस करना है, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे 0, ठीक है, 1 तो दोनों में है, 2, 3, 4, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में आएगा, 8 एंड देन 9। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है, ध्यान से देखिए बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। So now we have question number 4. Write down all the possible subsets of this given set A. Set A के सारे possible subsets आपको लिखने हैं। फिर आगे पूछा हुआ है how many proper subsets does it have, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। काउंट करो, 3 एलिमेंट्स, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। जो पहला एलिमेंट है -1, जो दूसरा एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। ये 1,3 वाला जो सेट दिख रहा है वो सेट ए का एलिमेंट है। ऐसे ही ये 5 करली ब्रैकेट में जो बंद होके आया है ना, ये इस समय सेट ए का एलिमेंट है। अदरवाइज तो ये सेट है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये तो सेट है, ये भी सेट है, लेकिन इस समय ये दोनों सेट ए के अंदर हैं, तो ये दोनों सेट ए के एलिमेंट्स हैं। समझ गए? तो सेट ए के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? तो 3 एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो 3 एलिमेंट्स होने का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे ये पूछा नहीं है आपको, मैं वैसे ही बता रहा हूं फ्री में। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए विल बी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब यहां पर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, यानी 8 सबसेट्स आएंगे सेट ए के। दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, 2 की पावर n -1। फोकस करो -1 के ऊपर, -1 पावर में नहीं है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसे नहीं है। 2 की पावर n -1, -1 इज नॉट इन द एक्सपोनेंट। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, इसलिए ये तो फेयर हो जाएगा। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स डज इट हैव? तो n का मतलब सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो सेट ए में हमारे क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स हैं। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, 8 - 1 यानी 7 आ जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर हम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सब लिख के दिखाने हैं। हमको ये पता है कि सेट ए के टोटल 8 सबसेट्स आएंगे, ये 8 के 8 सबसेट्स आपको यहां लिख के दिखाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, देन सारे एलिमेंट्स को एक एक बार पकड़ के करली ब्रैकेट में बंद करते रहो, यानी सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले हम सेट लेंगे। ठीक है, कितने हो चुके हैं काउंट करो, 1 2 3 4, ये चारों सेट्स सेट ए के सबसेट्स हैं। अब पांचवा कैसे होगा? सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले सेट्स लिखते हैं, फिर एलिमेंट्स की पेयरिंग शुरू करते हैं। तो पहला एलिमेंट इसका पेयर कर दो दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट का पेयर कर दो तीसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, फिर तीसरे एलिमेंट का पेयर कर दो पहले एलिमेंट के साथ। पेयरिंग भी पूरी हो चुकी है, और कोई पेयरिंग बनेगी तो देख लो ध्यान से, मेरे ख्याल में तो नहीं बनेगी, आप चेक करके देख लो। टोटल 7 सेट्स हम लिख चुके हैं, 4 यहां पर थे, 5वां 6ठा और 7वां, ये सातों इस समय इस सेट ए के सबसेट्स हैं। 8वां कहां गया? 8वां भी लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। ये जो 7 सबसेट्स आपने लिखे हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग की सबसे पहले खाली सेट यानी एम्प्टी सेट के साथ, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले, फिर पेयरिंग कर दी हमने, टोटल 8 सबसेट आएंगे। 8वां मैंने लिखा नहीं है। ये जो 7 सबसेट्स आपने लिखे हैं ना, इन्हीं को हम सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जो 8वां मैं लिखूंगा ना, वो तो एज इट इज सेट ए के इक्वल हो जाएगा। वो अगर आप छोड़ दोगे तो जो बचे हुए सबसेट्स हैं उनको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। यहां पर ये सेट ए हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये 8 सबसेट्स हैं सेट ए के, और ये जो थे ना, ये 7 जो शुरू के साथ थे, वो प्रॉपर सबसेट्स हैं सेट ए के। समझ गए? क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में आपसे प्रॉपर सबसेट पूछे, लिख के दिखाओ प्रॉपर सबसेट, तो इस तरीके से करते हैं कि गिवन सेट को छोड़ देते हैं। और सबसेट कैसे लिखेंगे वो तो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं आपके साथ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है डिफाइन अ सिंगलटन सेट। आपको एक एग्जांपल भी देना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सिंगलटन सेट का एग्जांपल भी लिखेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन। सो इट इज अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा है इसने भाई तो बताना तो पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एग्जाम्पल लिखना है। सो लेट मी राइट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा इवन प्राइम नंबर बताओ जो कि पॉजिटिव भी हो, तो वो सिर्फ 2 होता है। समझ गए? तो एक ही एलिमेंट आएगा ना सेट में, तो सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। कुछ और एग्जांपल सोचना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? चलें आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 एंड 7 की तरफ, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको रीजन भी देना है। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स का कंसेप्ट क्या होता है आपको बता देता हूं। अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब दोनों में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे और हमें कुछ भी कॉमन ना मिले, तो दैट मीन्स ये ऐसे बन जाएगा। फाइव लिखो या फिर एम्प्टी ब्रेसेस बना दो। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट है। अब जरा इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो ए पार्ट में क्या है, ये सेट दे रखा है और फिर एक ये सेट आपके पास है। तो अगर आप नोटिस करें, ये जो पहला सेट है इसका इंटरसेक्शन इस सेकंड वाले सेट के साथ अगर आप लेंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट आप सर्च करो, दोनों में कुछ भी कॉमन दिख जाए तो मुझे बताना। मेरे को तो कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब ये 5 है। मतलब दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट। आपको यही बताना है कि कौन से वाला पेयर ऑफ सेट्स डिसजॉइंट होगा। तो ये पहले वाला तो डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स है जो ए पार्ट में दिख रहा है। बी पार्ट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड यहां पर एक सेट और है वाई सच दैट वाई इज एन इवन इंटीजर। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लिखते रहो जहां तक लिखना है। इंटरसेक्शन वाई सच दैट वाई इज एन इवन इंटीजर। अब क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। जहां तक लिखने का मन करे लिखते रहो। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले 2 कॉमन आएगा, फिर 4 कॉमन आएगा, फिर 6 कॉमन आएगा एंड सो ऑन, मतलब 8 कॉमन भी आएगा, 10 भी कॉमन आएगा और दुनिया भर के एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। मतलब इन दोनों में आपको कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे। दैट मीन्स ये 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ सेट्स हैं, दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों। सी पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन शिक्षा। तो बेसिकली यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं एस, फिर एच, फिर आई, फिर के, फिर से एस आएगा, हम रिपीट नहीं करेंगे, एच नहीं रिपीट करेंगे, ए। ठीक है। इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन उषा। तो सबसे पहले यू, फिर एस, फिर एच और फिर ए। तो एक बार ध्यान से देखो, दोनों में कुछ कॉमन है, एस एच एंड ए, एस एच एंड ए, मतलब ये भी 5 के इक्वल नहीं है। तो यहां पर भी आप आंसर में क्या लिखोगे बच्चों, दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। तो यहां पर इन तीनों पार्ट्स में से आपको बताना था कि कौन से वाला पेयर ऑफ सेट्स
डिसजॉइंट है रीजन के साथ, तो जो फर्स्ट पार्ट में जो पेयर ऑफ सेट्स हैं वही डिसजॉइंट है। क्यों? रीजन आपके सामने है, डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता दिया था मैंने, पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स का कंसेप्ट यहां पर मैं बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है बच्चों, सेट यू दे रखा है, ए एंड बी, 3 सेट दे रखे हैं, आपको ये वेरीफाई करना है। ये कौन सा लॉ है, नाम पता है? अगर हां तो कमेंट करके बताना। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी मैं निकाल के रख लूंगा। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। ध्यान से देखो, u माइनस ए की वैल्यू हम जब लिखेंगे तो इसका मतलब होगा u के वो एलिमेंट जो कि a में प्रेजेंट नहीं है, यानी 1, 4, 5, 6। ठीक है, 2, 3 दोनों में है, 7, 8 दोनों में है, तो बस यही एलिमेंट्स बच गए जो कि सिर्फ u में है बट a में नहीं है। लाइकवाइज हम जब b डैश लिखेंगे तो u माइनस बी, बी डैश मतलब b कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी मतलब u के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है, यानी 1 लिखोगे आप, फिर 3 लिखोगे, फिर 6, 7, 8। ठीक है, क्लियर। अब आप एक काम और करें, a इंटरसेक्शन b ये भी निकाल लो। a इंटरसेक्शन b का मतलब हुआ a और b दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स, a ये रहा, b ये रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखोगे तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा। ठीक है, फिर a यूनियन b मतलब a और b दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम मिक्स करके एक ही जगह पे रख देंगे। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8। ठीक है, ओके। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट की बारी है। वी हैव टू राइट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। LHS को ध्यान से देखिए, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स u माइनस a इंटरसेक्शन b। u कहां पर है बेटा? ये रहा, u के वो एलिमेंट जो कि a इंटरसेक्शन b में नहीं है। यू आर गोइंग टू राइट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, देन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, दोनों का यूनियन लेते हैं तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसे आप इक्वेशन ए बोल दो, इसे आप इक्वेशन बी बोल दो। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी के रिजल्ट को कंपेयर करो। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। That means it is verified. A intersection B complement is equal to A complement union B complement. चेक करो मेरी बात समझे कि नहीं, क्लियर है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम A यूनियन B ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट means u minus a union b। u के वो एलिमेंट जो कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 7, 8 तो दोनों में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट्स तो 1 है, फिर इसके बाद 6 है। ठीक है, 1, 6। इसे आप इक्वेशन d बोल दो, इसे आप इक्वेशन c बोल दो। और एक बार ध्यान से देखो, बाय यूजिंग दिस एंड दिस व्हाट डू वी गेट? वी गेट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। a एंड b आर 2 सेट्स एंड u इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट n ऑफ u 700 है, n ऑफ a, n ऑफ b एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b ये भी आपको गिवन है। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर करना है। तो यहां पर फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। दिस इज इक्वल टू
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सारी वैल्यूज आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी हैं। दिस इज 200, दिस इज 300, एन ऑफ ए एन ऑफ बी गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पर है, दैट इज 100। सॉल्व कर लो, क्या आएगा ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 400। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बच्चों, दे आर आस्किंग यू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जिन बच्चों को डी मॉर्गन्स लॉ याद है, अब ये क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, पिछला क्वेश्चन याद है किसी बच्चे को? देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समझे? और पिछले क्वेश्चन की बात क्यों कर रहा हूं, इसको देखो और पिछला क्वेश्चन जाके चेक करो, समझ में कुछ आ जाए तो बताना। तो आप बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चेक करिए। अच्छा एक बात और, क्योंकि ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो कैन वी राइट इट लाइक दिस ऑल्सो? हाँ लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। तो फर्दर इसे आप लिखो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये ध्यान रखना कि यहां पर ये n मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये जो n यहां पर यूज हो रहा है बेसिकली ये नंबर ऑफ एलिमेंट को दिखा रहा है इन दैट पर्टिकुलर सेट। एन ऑफ यू मतलब u में कितने एलिमेंट हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है? तो ये n मल्टीप्लीकेशन को नहीं दिखा रहा है, कहीं कोई बच्चा सोच के बैठा हो। एन ऑफ यू की वैल्यू ऊपर है एंड एन ऑफ ए यूनियन बी आप फर्स्ट पार्ट में अभी अभी निकाल कर आए हो, यानी माइनस का 400 यहां पर आप लगा दो, फाइनली आंसर आ जाएगा 300। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 विच इज बेस्ड ऑन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, ठीक है? फॉलोइंग इज ऑफ 4 मार्क्स केस स्टडी। In a beauty contest, half the number of judges voted for Miss Anamika, 2/3 of them voted for Miss Bhavana, 10 voted for both, and 6 did not vote for either Anamika or Bhavana. Based on the information given above, answer the questions given below. आपके पास 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इस डाटा को एनालाइज करके आपको इन सभी का आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है हाउ मैनी जजेस इन ऑल वर प्रेजेंट देयर। अब इससे पहले कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू किया जाए, एक छोटा सा काम करते हैं। मैं यहां पर स्टेटमेंट्स लिख लूंगा, लेट ए एंड बी बी द सेट ऑफ जजेस who voted for Miss Anamika and Miss Bhavana respectively, ठीक है? फर्दर हम ये मान लेंगे लेट x नंबर ऑफ टोटल जजेस वर प्रेजेंट देयर, ठीक है? क्लियर? अब यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। एन ऑफ यू का मतलब हो गया x टोटल जजेस, एन ऑफ ए का मतलब यानी वो जज जो कि मिस अनामिका को वोट देंगे, तो वो कितने हैं, हाफ द नंबर ऑफ जजेस। टोटल जज है x, तो इसका हाफ यानी x/2। इसी तरीके से एन ऑफ बी यानी मिस भावना को कितने जजेस ने वोट किया है, 2/3 ऑफ देम वोटेड फॉर मिस भावना, यानी x जजेस का 2/3, तो ये बन जाएगा 2x/3, ठीक है? 10 वोटेड फॉर बोथ, यानी 10 जजेस ने अनामिका एंड भावना दोनों को वोट किया है, ठीक है? इसके अलावा 6 जजेस ने दोनों में से किसी को भी वोट नहीं किया है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे इस स्टेटमेंट को? तो इसे हम लिखेंगे एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ना तो अनामिका को वोट किया और ना ही भावना को वोट किया, कितने जजेस ने, तो 6 जजेस ने। क्लियर है बेटा? अब इस पूरी इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें सबसे पहले
x की वैल्यू निकालनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे ये पता करना है, तो फिर ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद बाकी चीजों को भी हम देख लेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं n ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है, कोई डाउट? ठीक है। n ऑफ ए क्या है, दिस इज x बाई 2, n ऑफ b क्या है 2x/3। चेक कर लो, आपने अभी अभी लिखा हुआ है। n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है बच्चों, तो 10। क्लियर? ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। दिस थिंग कैन बी रिटन बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ लाइक दिस ऑल्सो। अब इस चीज को तुम और क्या लिख सकते हो, इस चीज को n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b लिख सकते हो। कुछ समझे? इसे मैंने बोला कि n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये पूरा 6 के इक्वल है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो यहां पर n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू क्या आ रही है, n ऑफ u माइनस 6। समझ गए? n ऑफ u माइनस 6, इसका ध्यान रखना। इस चीज को ऐसा कैसे लिखा, डी मॉर्गन्स लॉ। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, और फिर यहां से n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू क्या आएगी, n ऑफ u माइनस 6। इसे मैं यहां पर पुट कर चुका हूं। n ऑफ u क्या है, तो x, तो पुट करते हैं बेटा। x माइनस 6 इज इक्वल टू x/2 प्लस 2x/3 माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, x माइनस x/2, दिस विल गिव यू x/2 माइनस 2x/3। ठीक है, और ये माइनस 10 है, ये 6 वहां पर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 6 माइनस 10 यानी माइनस 4। इसमें एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 4x यानी माइनस x अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू 24 आ रही है, चेक करके देखो। ठीक है, ये रफ वर्क है, आप फेयर में दिखाओ या रफ में दिखाओ, आपकी मर्जी है। मैंने तो साइड में कर दिया है आपके लिए, ध्यान से देखो। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी जजेस इन ऑल वर प्रेजेंट देयर। तो हमने क्या माना था कि x नंबर ऑफ टोटल जजेस वर प्रेजेंट देयर, तो हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है, यानी a पार्ट का आंसर आ चुका है 24 जजेस वर प्रेजेंट देयर। समझ गए? क्लियर? अब जरा बी पार्ट का भी आंसर देख लेते हैं। हाउ मैनी जजेस वोटेड फॉर मिस अनामिका। मिस अनामिका के लिए टोटल x/2 जजेस ने वोट किया था। x की वैल्यू 24 है, 24/2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12 जजेस ने अनामिका के लिए वोट किया है। क्लियर जी? ठीक है। सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी जजेस वोटेड फॉर मिस भावना, 2x/3। तो x की जगह पे आप 24 डाल दो, क्या बनेगा 16 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखो, 2 इंटू 24/3। ठीक है, तो बेसिकली मिस भावना के लिए 16 जजेस ने वोट किया। ये साइड में लिख देता हूं यहां पर मैं, 16 जजेस ने मिस भावना के लिए वोट किया। कैसे निकाला हमने, कैलकुलेशन भी करके दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो, 2x/3, 2 इंटू 24/3, 3 8 जा 24, 8 इंटू 2 यानी 16। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर दिया है मैंने तो। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्टेप दिखा सकते हो। लास्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी जजेस वोटेड फॉर ओनली मिस अनामिका। यहां पर मे लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, मैनी आएगा ये। ठीक है, सो हाउ मैनी जजेस वोटेड फॉर ओनली मिस अनामिका। ओनली मिस अनामिका का मतलब क्या हुआ, डी पार्ट का आंसर देखना बच्चों, यानी a माइनस बी। सिर्फ मिस अनामिका के लिए किसने वोट किया है, इसे हम लिख सकते हैं n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a यानी अनामिका के लिए कितने जजेस ने वोट किया है बच्चों, तो 12 जजेस ने अनामिका के लिए वोट किया है।
x/2 में x की वैल्यू पुट कर दो, आप ऑलरेडी b पार्ट का आंसर लिख चुके हो, ठीक है। अब n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी दोनों के लिए कितने जजेस ने वोट किया था, यहां पर देखिए 10, तो 12 माइनस 10 यानी 2, यानी 2 जज ऐसे थे जिन्होंने ओनली मिस अनामिका के लिए वोट किया है। एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनना, हाउ मैनी जजेस वोटेड फॉर ओनली मिस भावना, ओनली मिस भावना। तो अगर ये पूछेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। अब चलते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। अब यहां पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का इस्तेमाल करना है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे इस तरीके से कर रहे होंगे, मतलब सेट ए कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, एक सेट बी ले लो, भाई कुछ लिख लो अपने हिसाब से एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सल सेट है ना, और फिर एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको प्रूव कर देते हैं। भाई साहब ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं करना है, एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं एक एलिमेंट x लूंगा विच इज प्रेजेंट इन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज करते हैं ना, a एंड d, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि x b में नहीं है, तभी तो b कॉम्प्लीमेंट में है, समझ गए। अब इसे हम फर्दर लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b का मतलब हुआ a माइनस b। वेन डायग्राम के बेसिस पे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे ये सेट a है और ये सेट b है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो, समझाने के लिए बना रहा हूं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें जो एलिमेंट होगा वो b में नहीं होगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें जो एलिमेंट होगा वो b में है लेकिन a में नहीं होगा। इसमें जो होगा ना वो दोनों में होगा। तो मैंने एक एलिमेंट x लिया जो कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब वो यहां पर है, यहां पर है, इसको मैंने x बोला है। तो फिलहाल मैंने x बिलोंगिंग टू a माइनस b ऐसे प्रूव किया है। अब एक एलिमेंट है जो कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है और ये एलिमेंट इसमें भी है। तो बेसिकली यहां से कंक्लूजन ये निकला कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट विल बी अ सबसेट ऑफ a माइनस b। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो, ठीक है। अब हम एक एलिमेंट y लेंगे विच इज प्रेजेंट इन a माइनस b। तो इसका मतलब होगा कि y इज प्रेजेंट इन a एंड y इज नॉट प्रेजेंट इन b। अगर y b में नहीं है तो y किस में है, y b कॉम्प्लीमेंट में है। अब y a एंड b कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। अब y a माइनस b में है एंड ये y a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब a माइनस b विल बी अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। समझे कि नहीं, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके वी कैन कंक्लूड दैट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a माइनस b। ध्यान से अपने प्रूफ को देखिए और समझिए मैंने क्या किया है, ठीक है। मीनवाइल एक बात मैं आपको बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर x y का सबसेट है एंड y x का सबसेट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x एंड y इक्वल होंगे। हमने इस चीज का यहां पर इस्तेमाल किया है। देखो, इसे सेट x मान लो, इसे सेट y मान लो, तो x y का सबसेट है एंड y x का सबसेट है, तो फिर x इक्वल टू y हो जाएगा, समझ गए। अब ये सबसेट वाला कंसेप्ट ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट x सेट A में है तो ये पक्का सेट B में होगा अगर A B का सबसेट होगा तो।
अब इसका कन्वर्स क्या कहेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो पक्का बी में होंगे। तो मैंने क्या बोला, इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b दैट मीन्स a इज ए सबसेट ऑफ b। क्लियर? तो हमने एक एलिमेंट x लिया जो कि इस वाले सेट में है। अब यही एलिमेंट अगर इस सेट में भी आ जाए तो ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट हो गया, वही तो हमने लिखा है। सेम स्टोरी यहां पर है, हमने एक एलिमेंट y a माइनस बी में लिया और ये एलिमेंट y a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो बेसिकली a माइनस बी वाला सेट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट वाले सेट का सबसेट हो जाएगा। समझ गए? अब ये सबसेट वाला सीन होते ही ये वाला कंसेप्ट आ गया, तो बस आपका पूरा प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में एक अल्टरनेटिव भी है, ये रहा बच्चों। इसमें क्या करना है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemicals C1 and C2. Find the number of individual exposed to chemical C1 but not chemical C2, chemical C2 but not chemical C1, chemical C1 or chemical C2, none of the chemicals. तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिनका इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते हो। मैं यहां पर वेन डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। सो लेट मी मेक अ बॉक्स हेयर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में कोई बॉक्स बना लो। ये केमिकल C1 से एक्सपोज्ड होने वाले जो पर्सन्स हैं उनके लिए हमने C1 सेट बनाया और एक C2 सेट। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट। यहां पर हम ABC ऐसे लिख रहे हैं। एजम्पशंस में क्या ले रहा हूं बच्चों, लेट C1 एंड C2 बी द सेट ऑफ individuals exposed to chemical C1 and C2 respectively। ठीक है, अब इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं n ऑफ C1 लिखूंगा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये a प्लस बी आएगा, n ऑफ C2 लिखूंगा तो ये आएगा b प्लस सी। अब n ऑफ C1 का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसे लोग जो कि केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हुए, तो यहां पर लिखा हुआ है 120 n ऑफ C1। केमिकल C2 से 50 पर्सन्स एक्सपोज्ड हुए हैं एंड 30 हैव बीन एक्सपोज्ड टू बोथ केमिकल C1 एंड C2। एंड मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। वेन डायग्राम के हिसाब से इसका मतलब है B और डाटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन उसका मतलब है 30 हैव बीन एक्सपोज्ड विद बोथ द केमिकल्स, तो यानी B की वैल्यू 30 आ गई। अब यहां पर इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, तो A आपका मिल जाएगा 120 माइनस B यानी 120 माइनस 30 यानी 90। यहां पुट करोगे तो C मिलेगा 50 माइनस B यानी 50 माइनस 30 यानी 20, और B तो ऑलरेडी आपके पास है ही। ठीक है, ABC तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके क्वेश्चन में 4 अलग अलग पार्ट्स थे, इनका आंसर करने की बारी है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट C2। सिर्फ केमिकल C1 से एक्सपोज होने वाले कितने पर्सन हैं, ओनली केमिकल C1 यानी स्मॉल a जिसकी वैल्यू है 90। बी पार्ट में क्या पूछा है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 यानी ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ केमिकल C2 से एक्सपोज होंगे, ओनली केमिकल C2 से एक्सपोज होंगे यानी C जिसका मतलब है 20। अब थर्ड पार्ट में क्या है, केमिकल C1 और केमिकल C2, या तो केमिकल C1 या केमिकल C2। तो बेसिकली इसका मीनिंग हुआ A प्लस B प्लस C, दैट मीन्स इन तीनों को हम ऐड कर रहे होंगे तो 90 प्लस 30 प्लस 20, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों 140। ठीक है, 140 पीपल विल बी एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 और केमिकल C2। लास्ट पार्ट में क्या है, नन ऑफ द केमिकल्स यानी ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कि किसी भी केमिकल से एक्सपोज नहीं हुए। टोटल 200 इंडिविजुअल्स में से 140 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं, या तो C1 से या C2 से। तो बच कितने गए,
यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स exposed to none of the chemicals। तो ये हम कैसे निकालेंगे? टोटल हैं 200 और सी पार्ट में हमने निकाला था 140, यानी ये हो जाएगा 60, यानी 60 इंडिविजुअल्स हैव बीन एक्सपोज टू नन ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है बच्चों, आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू दे रखा है। ऑल्सो लेट W X Y एंड Z, ये आपके पास अलग से सेट्स गिवन है, 4 सेट्स और हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग्स, आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है W यूनियन X, तो सेट W ये रहा, सेट X ये रहा, दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स करके एक ही जगह पे रख दो। तो 1 लिखेंगे हम, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 5 भी लिखेंगे, 6 एंड 7। डन? चेक करो मेरी बात समझे या नहीं। सेकेंड पार्ट में क्या है, W यूनियन Y कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली हमें Y कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, पेयर वर्क है ये, ध्यान रखना। तो हम यहां पर Y कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। Y कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट माइनस Y। Y ये रहा, यूनिवर्सल सेट ये रहा, यानी U के वो एलिमेंट जो Y में नहीं है। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर 5 6 7 8 9, मतलब लास्ट में 10 भी लिखना पड़ेगा। एक काम करो, x कॉम्प्लीमेंट भी निकाल ही लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है x कॉम्प्लीमेंट की। तो ये बनेगा u माइनस एक्स, यानी u के वो एलिमेंट जो कि x में प्रेजेंट नहीं है। तो 0 1 2 फिर 3 4 5 6 7, यानी लास्ट में 8 9 10, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। W यूनियन Y कॉम्प्लीमेंट, W ये रहा, Y कॉम्प्लीमेंट ये रहा, दोनों के एलिमेंट्स को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो 0 लिखना पड़ेगा, 1 भी लिखना पड़ेगा, 2 भी लिखना पड़ेगा, 3 4 5 एंड लास्ट में 10। चेक करके देखो। अब जरा थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y। x कॉम्प्लीमेंट कहां पर है बच्चों, ये रहा, और y कहां पर है, y ये रहा। तो दोनों में क्या कॉमन है आपको ये बताना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो बेसिकली 0 तो नहीं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 8 9। तो बेसिकली 8 एंड 9 सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट y एंड x कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है। आप एक बार ध्यान से देख लो, मैच कर लो, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, W यूनियन X यूनियन Y, ठीक है। W यूनियन X यूनियन Y, तो तीनों का आपको यूनियन लेना है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 एंड 9। चेक करिए, यूनियन का मतलब इन सभी सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही जगह मिक्स करके रख देना। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट का आंसर, इसमें क्या करना है, W इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन Z। ये रहा W, ये रहा X और ये रहा Z। तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में क्या एलिमेंट कॉमन होगा वो लिखना है आपको। तो सबसे पहला एलिमेंट 1 जो कि W में है लेकिन X में नहीं है और Z में नहीं है, मतलब उसे तो हम यहां लिख नहीं सकते, ठीक है। फिर 2, वो भी एक ही जगह पर है तो उसको भी छोड़ दो। 3, यहां भी 3 है लेकिन उसमें नहीं है, मतलब वो भी यहां पर रिजल्ट में नहीं आएगा। 4 इन दोनों में तो है लेकिन वहां नहीं है, मतलब ये भी नहीं लिखेंगे हम। 5 यहां पर तो है, यहां भी है लेकिन यहां नहीं है, मतलब इसको भी छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब तीनों सेट्स में अगर आप देखोगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये ब्रैकेट खाली रह जाएगा, जिसे आप लोग 5 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। आप हमारी मैथ मिशन फॉर क्लास 11th की बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बना सकें। मैथ मिशन फॉर क्लास 11th कम्स विद कंप्लीट थ्योरी एंड एग्जांपल्स, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस,
competency focused questions including multiple choice questions, assertion reason questions, case study questions and passage based questions। हर क्वेश्चन के लिए आपको आंसर भी मिलेगा मैथ मिशन बुक में। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए हर क्वेश्चन के लिए जो कि मैथ मिशन वाली बुक में गिवन होगा, तो फिर आप हमारी सॉल्यूशन ऑफ मैथ मिशन बुक भी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सॉल्यूशन ऑफ मैथ मिशन वाली बुक है और ये मैथ मिशन ऑफ क्लास 11th वाली बुक है। तो देर किस बात की, अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मोर ओवर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। Apart from that, if you wish to join our offline or online coaching for class 11th or class 12th, तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे विजिट कर सकते हैं एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वी आर ऑन मिशन मैथ मिशन। With that, I would like to wind up the class for now. But before that, don't forget to hit the like button of this video and अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।